नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 7वें एपिसोड में हम पुराने समय से राजधानी रहे दिल्ली के राज्य बनने की कहानी सुनते हैं। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक एलएम का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की, और एक ऐसे सवाल पे गहराई से उतरेंगे जो हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। दिल्ली पर शासन कौन करता है? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ आज के राजनीतिक टकराव की नहीं है। ये एक शहर की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए कह सकते हैं सदियों से संघर्ष कर रहा है। हाँ, और दिल्ली की ये जो दोहरी पहचान है ना, यही इसकी सबसे बड़ी उलझन की जड़ है। एक तरफ वो देश की राजधानी है, सत्ता का केंद्र, और दूसरी तरफ यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं जिनकी अपनी लोकतांत्रिक उम्मीदें हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। एकदम सही कहा। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब आजादी से भी पहले। आज की दिल्ली को देखकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एक जमाना था जब दिल्ली इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। हाँ, मतलब 1911 से पहले दिल्ली की हैसियत वो ब्रिटिश पंजाब का बस एक डिवीजन थी। उससे भी पहले ये उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का हिस्सा थी। हाँ, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व जरूर था क्योंकि ये मुगलों की पुरानी शाही राजधानी थी, लेकिन प्रशासनिक तौर पर बस एक मामूली प्रांतीय चौकी जैसी। बिल्कुल। ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। आज का पावर सेंटर दिल्ली कभी पंजाब का एक हिस्सा था। तो फिर ये सब बदला कैसे? 1911 में ऐसा क्या हुआ? हाँ, 1911 एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरे राज्याभिषेक दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, राजधानी बदलने का। हाँ, कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। और ये फैसला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, इसके पीछे अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। क्या रणनीति थी? वो भारत पर एक ज्यादा केंद्रीय जगह से शासन करना चाहते थे। दिल्ली की लोकेशन उन्हें उत्तर भारत के सत्ता केंद्रों के ज्यादा करीब रखती थी, और शायद उन्हें लगता था कि मुगलों की पुरानी राजधानी से हुकूमत करने का एक अलग ही दबदबा होगा। तो ये एक तरह का पावर स्टेटमेंट भी था कि अब हम मुगलों की गद्दी पर बैठकर हिंदुस्तान पर राज करेंगे। तो इस घोषणा के बाद प्रशासनिक तौर पे क्या बदलाव हुए? तो 1912 में दिल्ली को एक चीफ कमिश्नर प्रांत घोषित किया गया। विलियम मैल्कम हेली इसके पहले पदाधिकारी बने। ये चीफ कमिश्नर प्रांत का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि दिल्ली अब सीधे तौर पर केंद्र के ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, मतलब एक नौकरशाह के जरिए। ये कोई ऐसा प्रांत नहीं था जिसकी अपनी कोई राजनीतिक जिंदगी हो। अच्छा। यहीं से दिल्ली पर सीधे केंद्रीय नियंत्रण की वो परंपरा शुरू हुई जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। यानी दिल्ली की किस्मत में शुरुआत से ही सीधे केंद्र के अधीन रहना लिखा था। एक तरह से हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ऐलान तो 1911 में हुआ, लेकिन नई दिल्ली नाम 1927 में दिया गया। और पूरा प्रशासन शिफ्ट होने में तो और भी वक्त लगा। हाँ, पूरा शाही प्रशासन कलकत्ता से दिल्ली 1931 में शिफ्ट हुआ, जब सर एडविन हुटियंस और हर्बर्ट बेकर की डिजाइन की हुई इमारतें बनकर तैयार हुईं। मतलब इस पूरे प्रोसेस में लगभग 20 साल लग गए। तो अंग्रेजों ने तो दिल्ली को अपने हिसाब से एक प्रशासनिक केंद्र बना दिया, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा? क्या उन्होंने अंग्रेजी मॉडल को ही आगे बढ़ाया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो दिल्ली को एक पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया गया। पार्ट सी राज्य, ये क्या होता था? उस समय राज्यों को पार्ट ए, बी, सी और डी में बांटा गया था। तो पार्ट सी राज्य वो थे जो सीधे केंद्र द्वारा एक मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के जरिए प्रशासित होते थे। इनकी स्वायत्ता बहुत कम थी। तो पार्ट सी का मतलब हुआ कि नाम के लिए तो आप राज्य हैं, पर आपकी चाबी किसी और के पास है। बिल्कुल, ये शुरुआत से एक टकराव वाला मॉडल था। तो क्या यहाँ कोई चुनी हुई सरकार थी? हाँ, लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए 1951 में एक कानून पास किया गया,
इसके तहत दिल्ली को एक मंत्री परिषद और एक स्थानीय विधायिका दी गई। अच्छा, तो मुख्यमंत्री भी बने होंगे। हाँ, 1952 में चुनाव हुए और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। उनकी सरकार के पास शक्तियां बहुत सीमित थीं। किन मामलों में? पुलिसिंग, भूमि अधिग्रहण और वित्त जैसे सबसे जरूरी मामलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। और विडंबना देखिए, ये वही 3 मुद्दे हैं जो आज 70 साल बाद भी दिल्ली की राजनीति में विवाद का सबसे बड़ा कारण है। तो आज जो हम उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच खींचतान देखते हैं, उसकी नींव तो 1952 में ही रख दी गई थी। सही कहा। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC का गठन हुआ। तब तो दिल्ली को लेकर जरूर कुछ बड़ी मांगे उठी होंगी। बहुत बड़ी मांगे उठी। उस समय एक ग्रेटर दिल्ली राज्य बनाने का जबरदस्त प्रस्ताव आया था। ग्रेटर दिल्ली, उसमें क्या क्या शामिल करने की बात थी? इसमें कहा गया था कि दिल्ली में यूपी, पंजाब और राजस्थान के कुछ जिलों को मिला दिया जाए। इसके अलावा यूपी के 97 विधायकों ने तो एक ज्ञापन देकर मांग की थी कि यूपी के पश्चिमी और पहाड़ी जिलों को दिल्ली में ही मिला दिया जाए। रुकिए, मतलब आज के यूपी और राजस्थान के हिस्से भी दिल्ली में शामिल होते? ये तो एक बहुत बड़ा राज्य होता। मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा हो जाता तो आज उत्तर भारत की राजनीति का नक्शा ही कुछ और होता। बिल्कुल, लेकिन जैसा आप अंदाजा लगा सकते हैं, यूपी के बड़े नेता जैसे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ आयोग में ही शामिल KM पनिक्कर और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोग पंत के तर्क से सहमत नहीं थे। अम्बेडकर का इस पर क्या विचार था? अम्बेडकर का मानना था कि दिल्ली के शासन के लिए एक ज्यादा लोकतांत्रिक संरचना की जरूरत है। वो इस बात के खिलाफ थे कि राजधानी होने के नाम पर दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाए। तो ये एक क्लासिक टकराव था, केंद्र का नियंत्रण बनाम स्थानीय लोगों की आवाज। अंत में आयोग ने क्या फैसला सुनाया? आयोग ने इन सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया। ग्रेटर दिल्ली का सपना अधूरा रह गया। और उसके पीछे तर्क क्या दिया? तर्क बहुत साफ था। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को किसी एक राज्य सरकार की राजनीतिक इच्छाओं के अधीन नहीं किया जा सकता, खासकर राष्ट्रीय हित से जुड़े मामलों में। इसलिए दिल्ली से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जो विधानसभा और मंत्री परिषद 1952 में मिली थी, वो भंग कर दी गई? हाँ, उसे भंग कर दिया गया। दिल्ली वापस उसी स्थिति में आ गई जहां अंग्रेज छोड़कर गए थे, सीधे केंद्र के नियंत्रण में। लेकिन दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों जैसी तो नहीं थी ना? नहीं, दिल्ली हमेशा से एक स्पेशल केस रहा है। 1961 के गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट में भी ये माना गया कि दिल्ली अपने आप में एक अलग वर्ग है। तो फिर क्या हुआ? कोई बीच का रास्ता निकाला गया? हाँ, एक समझौते के तौर पर 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम पारित किया गया। इसने एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया और मुख्य आयुक्त के पद को उपराज्यपाल यानी LG में बदल दिया। तो एक तरह से दिल्ली को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। एक काउंसिल तो चुनी तो जाएगी, लेकिन उसके पास असली ताकत नहीं होगी। वो काउंसिल काफी हद तक सलाहकार ही थी। असली शक्ति उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के हाथों में ही रही। और ये व्यवस्था कब तक चली? ये लगभग 25 सालों तक चली। इस बीच दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। शहर अपनी सीमाओं से बाहर फैल रहा था। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहर तेजी से विकसित हो रहे थे। और यहीं से NCR की अवधारणा सामने आई होगी। सही पकड़ा। इसी समस्या के जवाब में 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। अच्छा। इसने पहली बार दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के आसपास के जिलों के लिए एक एकीकृत विकास की कल्पना की। आज का NCR दिल्ली के NCT से क्षेत्रफल में 23 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये तो ठीक है कि क्षेत्रीय योजना के लिए एक बोर्ड बन गया, लेकिन दिल्ली के अंदर जो स्वशासन की मांग थी उसका क्या हुआ? वो मांग लगातार बनी हुई थी और मजबूत होती जा रही थी। इसी के चलते 1987 में सरकारिया समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने क्या सिफारिश की? समिति ने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उपराज्यपाल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए रखा जाए, लेकिन यहाँ एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया जाए। और इसी सिफारिश से आज की व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसे हम अर्धराज्य या क्वाजी स्टेट मॉडल कहते हैं। एकदम सही। इसी सिफारिश के आधार पर 1991 में
संविधान में 69वां संशोधन किया गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम पारित हुआ। और फिर से चुनाव हुए। हाँ, 1993 में फिर से चुनाव हुए और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। दिल्ली को 37 साल बाद अपनी विधानसभा और सरकार वापस मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था, वही 3 मुद्दे: भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। जी हाँ, ये 3 महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के अधीन ही रखे गए। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के कार्यालय के बीच टकराव पहले दिन से ही शुरू हो गया। बिल्कुल। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आप गाड़ी का ड्राइवर तो हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सेलरेटर किसी और के हाथ में है। तो कुल मिलाकर हम घूम फिर के वहीं आ गए। मतलब आंशिक राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी मुख्य मुद्दे जस के तस हैं। हाँ, उपराज्यपाल के पास भूमि, कानून व्यवस्था और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति जैसे मामलों में व्यापक शक्तियां हैं। और इन मुद्दों के कारण चुनी हुई सरकार और एलजी के कार्यालय के बीच लगातार कानूनी और राजनीतिक गतिरोध बना रहता है। तो वो सवाल कि दिल्ली पर शासन कौन करता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक और अनसुलझा है जितना पहले था। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे दिल्ली ने पंजाब के एक डिवीजन से एक मुख्य आयुक्त प्रांत, फिर एक पार्ट सी राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और अंत में अपने इस अनोखे अर्धराज्य दर्जे वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक का एक लंबा सफर तय किया है। हाँ, और दिल्ली की कहानी सिर्फ एक शहर के प्रशासनिक विकास की नहीं है। ये एक बड़े सवाल को दर्शाती है। क्या सवाल? कि एक लोकतंत्र में राष्ट्रीय राजधानी के सामरिक हितों और उसके नागरिकों के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। ये एक जीरो सम गेम जैसा लगता है। मतलब या तो केंद्र का पूरा नियंत्रण होगा या फिर स्थानीय लोकतंत्र का। हाँ, अगर दिल्ली के लोगों को पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं, तो केंद्र को सुरक्षा जैसे मामलों में अपना नियंत्रण छोड़ना होगा। क्या इसका कोई बीच का रास्ता वाकई मुमकिन है या ये टकराव हमेशा बना ही रहेगा? जैसे जैसे दिल्ली और एनसीआर का विस्तार हो रहा है, ये सवाल और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है।